नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एक बहुत ही मुख्य जो कंडीशन है आज के दौर में होने वाले, जिसको कि हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये दो फैक्टर है जो आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन के लेवल पर डिपेंड करता है। हाइपो का अर्थ होता है कम होना, मतलब थायराइड लेवल आपका जब बॉडी में कम जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। वहीं अगर बढ़ गया तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, जिसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, डॉक्टर से कब मिले, और उसके साथ साथ हम टॉप के कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि आप हाइपोथायराइडिज्म के केस में बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं लक्षण के अनुसार। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का कम हो जाना शरीर में। तो ये बात तो साथियों आप समझ गए होंगे कि हाइपोथायराइडिज्म आखिर है क्या। हाइपोथायराइडिज्म का मोटा मोटा मतलब है कि हमारे शरीर में जो है थायराइड लेवल का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम हो जाना है। अब साथियों, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर हम देख के चले तो वो है हार्ट फेलियर। हार्ट डिजीज ये एक बहुत मेन फैक्टर हो सकता है। उसका कारण क्या है कि जिस भी इंसान के शरीर में, मतलब ये जो है आपका थायराइड जो है बहुत कम अगर हो जाए तो उसके शरीर में क्या है, एलडीएल यानी कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। होता है ना बॉडी में कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें से कुछ जो होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एक को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो नुकसान पहुंचाता है। तो उस तरह के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं या फिर एलडीएल भी उसको बोला जाता है, तो वो जो है उसकी मात्रा जो है बढ़ने लगती है, तो वो खास करके हार्ट फेलियर का या फिर हार्ट डिजीज का कारण बनता है। आप नॉर्मली जानते ही हैं इसके कुछ लक्षण, जैसे कि थकान रहना, मोटापा आने के लक्षण हो जाना। तो ये सब सारे के सारे कारण जो है बहुत हद तक कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से, एलडीएल की मात्रा बढ़ने की वजह से ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए व्यक्ति में भी आपको देखने को मिलता है और हाइपोथायराइडिज्म वाले व्यक्ति में भी आपको ये सिम्टम्स जो है देखने को मिलता है। दोनों बीमारियों के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जो है बहुत हद तक मेल खाते हैं। तो साथियों, और हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिजीजेज के अलावे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोमा तक में जाने के कंडीशंस हो जाते हैं लोगों के। उसके बाद नॉर्मली बात करें तो एक तो गोइटर हो गया, आपका गोइटर रहना, एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह तो है ही, वेट गेन करने की टेंडेंसी। उसके बाद अगर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें तो उनके साथ भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आपका प्री क्लेम्पसिया का जो कंडीशन हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाना जो होता है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आपके जो बहुत सारे चीज़ हैं वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, रिटेंशन शुरू हो जाता है बहुत सारे फ्लूइड्स का बॉडी के। तो ये सारे कंडीशंस आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म के जो भी मरीज हैं जो इसे सफ़र कर रहे हैं उनके अंदर जो है ये सब पाया जा सकता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं साथियों इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले तो इसके बारे में एक बात समझ ले कि इसके सिम्टम्स जो है काफ़ी धीरे धीरे से प्रकट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली इसके मतलब रातों रात किसी का हाइपोथायराइडिज्म किसी को हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे इसका मतलब अगर नॉर्मली किसी को हो रहा है तो वो हो सकता है कि सालों का समय ले ले इस चीज़ के लिए, और किसी का जो है हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन किसी को उत्पन्न होने के लिए। तो इसके एक तो ये आप समझ गए। उसके बाद साथियों बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स में कुछ बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक थकान रहना, बेवजह का थकने लगते हैं आप, और कुछ भी थोड़ा सा काम किए नहीं कि थकान सा फील होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना या फिर पैदल चलना वगैरह ये सब जो है ये सब मुश्किल हो जाता है, और डिप्रेशन सा एक रहने लगता है। ठंड से जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मतलब जो है बढ़ जाता है, मतलब आप ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ एक और सिम्टम रहता है, हाथ और पैर जो है वो ठंडे रहते हैं। उसके बाद साथियों कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपका कब्जियत बना रहना, फिर स्किन का जो है रूखापन, मतलब हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में जो है रूखापन, उनका शरीर जो होता है, स्किन आपका जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई स्किन रहता है। उसके बाद वेट गेन करने की टेंडेंसी मैंने आपको बतलाई। उसके बाद एक
और आवाज में होर्सनेस भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पफी फेस, थिक हेयर, उसके बाद स्किन, कोर्स स्किन हो जाता है, रुखरा सा। उसके बाद मसल वीकनेस हो गया आपका, मेमोरी वीकनेस हो गया, मेमोरी लॉस होने लगता है। आपके मसल्स का मतलब वीकनेस तो एक आपका फैक्टर हो जाता है। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया मतलब कि आपका हार्ट रेट का स्लो हो जाना हो जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन में उनके प्रॉब्लम होता है, समय से जल्दी मेंस आ जाना, लंबे समय तक रहना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सारी कंडीशंस जो हैं पैदा हो सकती हैं आपके हाइपोटेंशन के सॉरी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। अब बात करें साथियों इसके कॉजेज की कि आखिर हाइपोथायराइडिज्म होने का कारण मुख्य क्या है। तो उनमें से तो कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि आपका आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया साथियों। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज एक मुख्य कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, आपका जेनेटिक्स जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है आपके हाइपोथायराइडिज्म के लिए। उसके बाद पिट्यूटरी डिसऑर्डर एक कंडीशन हो सकता है, यानी कि जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मतलब इनफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं TSH वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बाद थायराइडाइटिस का कंडीशन हो गया, या फिर आपका हाइपरथायराइडिज्म के लिए कुछ अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो एक हो सकता है, आपके कंजेनाइटल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ कारण है और अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म आप में पैदा होने के लिए साथियों। अब ये तो थी आपके हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पूरी जानकारी। उसके बाद बात कर रहे हैं अगर साथियों हम इसके बारे में मेडिकेशन के बारे में, तो मेडिकेशन क्योंकि ये एक लंबा चलने वाला बीमारी है, क्रॉनिक केस में आने वाला ये एक तरह का क्रॉनिक केस है। इस तरह का बीमारी जो है क्रॉनिक बीमारी होता है। शुरू में मैंने आपको बताया कि इसके लक्षण भी जो है बहुत सालों तक धीरे धीरे करके जो है सामने आते हैं। तो उस कंडीशन में इसके लिए एक चीज तो मैं ऐसे ही आपको कहना चाहूंगा कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए होम्योपैथ एक स्टेबल मतलब इलाज हो सकता है आपके लिए, जो आपको एक स्टेट तक ले जाता है, एक लेवल तक ले जाता है, आपकी बीमारी को कंप्लीट करता है। ये नहीं कि बस ठीक है या फिर बराबर है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। अब कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लें, मेडिसिन तो बहुत हैं। तो साथियों होम्योपैथ में कुछ मुख्य दवाएं हैं जिनमें से कुछ के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। जिसमें से पहली मेडिसिन तो आपकी होती है थायराइडिनम। उसके बाद साथियों दूसरी मेडिसिन अगर मैं चर्चा करना चाहूंगा किसी पर तो वो हो जाएगा आपका कैलकेरिया कार्ब। अगर हम तीसरे मेडिसिन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा नाइट्रोम्यूल। और बाकी भी मेडिसिन हैं जैसे सीपिया है, आपका ग्रेफाइटिस है और अन्य बहुत सारी। आप जानते हैं कि होम्योपैथ जो है वो कम्प्लीटली और सिम्टम बेस्ड जो है ट्रीटमेंट है। तो जितना सिम्टम आपका जिस भी मेडिसिन से मैच करता है तो वो आपके लिए कारगर है, वो आपके लिए कारगर होता है। ये पेशेंट का सिम्टम जितना ज़्यादा मैच करता है उतना ज़्यादा वो मेडिसिन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। लेकिन फिर भी अगर हम सिम्टम वाइज ही चलें तो जो थायराइड के जो हाइपोथायराइडिज्म के जो कंडीशंस होते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको इन दवाओं में जो है मुख्यतः ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और स्पेशली थायराइडिज्म के लिए, हाइपोथायराइडिज्म के लिए और डिस्टर्ब थायराइड ग्लैंड के लिए जो है सबसे मुख्य मेडिसिन जो बनाई गई है होम्योपैथ में वो है थायराइडिनम। थायराइडिनम एक बेहतरीन मेडिसिन है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स है। और ये इसका काम भी जो ऐसा नहीं है कि थायराइडिनम इसका नाम है तो सिर्फ थायराइड में यूज होता है, ऐसा होम्योपैथ में नहीं होता है। तो थायराइडिनम के सिम्टम्स है कुछ, जिन सिम्टम्स को वो क्योर करता है। और जब आपके सिम्टम्स क्योर हो जाते हैं तो बीमारी तो क्योर होती ही है। तो थायराइडिनम के हम कुछ सिम्टम्स के बारे में अगर चर्चा करें साथियों, तो कुछ आम सिम्टम्स जो हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म के, जैसे कि आपका वेट गेन करने की टेंडेंसी है। उसके साथ फेस का पफीनेस हो गया, मतलब एक फेशियल स्वेलिंग आप कह सकते हैं, चेहरा सूजा सूजा सा फूला फूला सा दिखने में प्रतीत होता है। उसके बाद साथियों एक थकान हो गया, फटीग, आपका कुछ भी किए नहीं थोड़ा सा कि थक गए, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, चलने से थोड़ा सा भी चलने से एकदम थक जाते हैं तुरंत। तो ये सारे सिम्टम्स तो ऐसे कहें तो जो भी मेडिसिन मैं आपको बतलाऊंगा उन सब में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिम्टम आपको हाइपोथायराइडिज्म के केस में होना ही होना है, या फिर डिस्टर्ब थायराइड में आपको ये कुछ सिम्टम्स जो हैं ये मतलब रहते ही हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि थायराइडिनम को हम आखिरकार अलग कैसे करेंगे, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब में भी ये सिम्टम है, ग्रेफाइटिस में भी ये सिम्टम है, सीपिया में भी ये सिम्टम्स ये जो है सारे मेडिसिन में हैं, ये कुछ सिम्टम्स जो हैं। तो बाकी अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो थायराइडिनम में
हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं। थायराइडिनम का जो पेशेंट होगा उसका हाथ पैर ठंडा रहता है, और स्किन का प्रॉब्लम रहना, ड्राई स्किन वगैरह रहना, उसके बाद थकान रहना, जहां भी मौका मिले वहां लेट रहते हैं, ये सब तो सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में नोट के तौर पर मतलब आपको बतलाना चाहूंगा कि बतलाया जाता है थायराइडिनम के बारे में कि थायराइडिनम को मुख्यतः आपके थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए उसको जो है इसको बहुत सफल और बहुत कारगर माना जाता है। तो आपके थायराइड ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करता है ये मेडिसिन, तो उससे जुड़ी हुई हर तरह की सिम्टम्स को जो है ये उसके तरीके को बदल सकता है, उसमें हलचल पैदा कर सकता है। तो थायराइडिनम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है साथियों हाइपोथायराइडिज्म के केस के लिए। उसके बाद दूसरी मेडिसिन की हम चर्चा करते हैं साथियों, कैलकेरिया कार्ब। अब कैलकेरिया कार्ब में भी साथियों ये तो एक सिम्टम है ही कि एक्सेसिव वेट गेन करने का टेंडेंसी जो है आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ ही ठंड से जो है बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा भी ठंड जो है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस बहुत ज्यादा आपको कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट में होता है, और वीकनेस के साथ साथ कि थोड़ा सा भी वो चलता है तो उसकी कमजोरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीकनेस थोड़ा सा भी चले या सीढ़ी चढ़ना तो उसके लिए जो है मतलब असंभव बराबर बात होता है। सीढ़ी कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट नहीं चढ़ना चाहता है। उसके साथ ही कैलकेरिया कार्ब जो है आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीवर का काम कर सकता है, मतलब कि अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म का केस है और उसी के साथ मतलब अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत बना रहता है, तो उन कंडीशंस में जो है आपको कैलकेरिया कार्ब बहुत बेहतरीन काम करता है। और खास करके अगर स्टूल को देखें अगर कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को, तो स्टूल जो होता है पहले बहुत हार्ड सा मतलब स्टूल आता है और उसके बाद जो है और सॉफ्ट स्टूल आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, मतलब ऐसा अगर सिम्टम है पेशेंट में कि स्टूल हार्ड आकर के और उसके बाद सॉफ्ट होना, ये अगर कंफर्म सिम्टम है तो कैलकेरिया कार्ब ही आपकी मेडिसिन साबित होगी, और इससे आपको 100% रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों महिलाओं की बात करें तो वैसी महिलाएं जिनका मासिक जो है हमेशा बहुत मतलब समय से एक तो पहले आ जाता है और लंबे समय तक रहता है, मतलब नॉर्मल जो हम कहते हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक जो रहना होता है उससे ज्यादा 8 दिन 10 दिन तक रह जाता है। और ब्लड फ्लो भी आपको महिला के द्वारा बतलाया जाता है कि ब्लड फ्लो मेंस्ट्रुएशन में मासिक धर्म में जो है खून भी ज्यादा मात्रा में आता है। तो इस तरह की अगर कोई महिला है और उनमें अगर हाइपोथायराइडिज्म जैसा सिम्टम्स है और हाइपोथायराइडिज्म अगर उनका डायग्नोस होता है तो फिर उनके लिए कैलकेरिया कार्ब एक मस्ट रेमेडी हो जाता है और उनको ये मतलब सूट करता ही करता है। तो मुख्य कारण मैंने ये तो सिम्टम मैंने आपको बतला दिए, इसमें से मुख्यतः 3 बातें कैलकेरिया कार्ब के लिए आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो पहली बात मैंने आपको बतलाई कि बहुत ज्यादा ठंड से सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक्सेसिव वेट गेन का सिम्टम आ जाना, और महिलाओं में बात करें तो मेंस जो है गड़बड़ आना, मतलब कि एक तो समय से पहले आना, लंबे समय तक रहना और काफी हेवी मात्रा में जो है ब्लड का फ्लो होना। तो ये सारी सिम्टम्स अगर आपके ये 3 सिम्टम्स आप ध्यान में रखते हैं और हाइपोथायराइडिज्म का केस है, बाकी हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम है, अगर डायग्नोसिस आपको पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह करके डायग्नोसिस में कंफर्म्ड है तो कैलकेरिया कार्ब आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके बाद साथियों हमारा तीसरा मेडिसिन जो आता है इसको हम कहेंगे आपका डिप्रेशन मैनेजर साथियों जी। और जो जैसे मैंने मेडिसिन जो है वो है नेट्राम्यूर साथियों, और इसको डिप्रेशन मैनेजर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उस तरह के खास करके लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और किसी भी बात के लिए रो देते हैं, कुछ भी चिंता करके किसी चीज के बारे में ओवर थिंक करके और रो देना, टेंशन में आ जाना, खुद को तकलीफ देना, जो है इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल तरह के, तो उनके लिए नेट्राम्यूर एक अच्छी मेडिसिन है। मतलब डिप्रेशन से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन मैनेजर है आपका नेट्राम्यूर जो है। तो नेट्राम्यूर एक बेहतरीन मेडिसिन है साथियों हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशंस के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि थकान रहना हो गया, आपका ओबेसिटी टाइप का जो टेंडेंसी होता है, वेट गेन करने का टेंडेंसी, तो ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद साथियों नेट्राम्यूर उन तरह के लोगों के लिए बहुत खास हो जाता है जिनका एक तो बाल पतला हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है और बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले होकर के अगर झड़ रहे हैं और हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो उनके लिए नेट्राम्यूर ही दवा है। अगर ऐसा कोई केस आपको दिखता है तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नेट्राम्यूर आपको इनफ सिम्टम आपका मैच हो रहा है, आपको नेट्राम्यूर की आवश्यकता है, आप नेट्राम्यूर
किसी भी पोटेंसी में, और खास करके मैं कहना चाहूँगा कोई भी मेडिसिन जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी, इन दोनों का चयन करें। इन दोनों में से किसी भी पोटेंसी का आप यूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इन तरह के जो भी पोटेंसी है 30 या 200 सेफेस्ट पोटेंसीज हैं ये। इनका बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं ये। जो फ़ायदा ही करते हैं, लॉस आपको नहीं करते हैं, और साइड इफेक्ट इनके बारे में कुछ होता नहीं है। उसके बाद साथियों थकान रहना, औघाई सा आना, तो ये सारे सिम्टम्स तो हैं जो खैर रहते ही हैं। तो ये मुख्य 3 दवाएं थी साथियों जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। उसके बाद और भी दवाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सीपिया है, ग्रेफाइटिस है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनको सिम्टम वाइज हम कनेक्ट करके जो है और लेके चल सकते हैं, और वो भी फायदा करती ही हैं। लेकिन मेनली जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो होते हैं उनको मैच करने वाले जो मेन मेडिसिन मुझे लगे, मैंने आपको बतला दिया है। अगर सीपिया के बारे में या फिर ग्रेफाइटिस के बारे में फर्दर जानकारी, अगर उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको जाननी है, तो आप इसी चैनल में या फिर अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे मेडिसिन के नाम से सर्च करके जो है आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम मैं बतला दूँ, सीपिया एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इसके बाद आ जाती है, उसके बाद ग्रेफाइटिस एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स में आपको और भी मेडिसिन हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे आयोडीनम का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको जोडियम भी कहा जाता है, और भी मेडिसिन हैं। और जितना बतलाऊंगा उतना कम है, और वीडियो जो है वो लंबा होता चला जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी साथियों आपके हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जो मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। जानकारी अगर पसंद आई हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हाइपरथायराइडिज्म पर भी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप उसको और देख सके। और बाकी जो जानकारी है, मैं पूरा का पूरा मेरा फोकस जो रहता है वो रहता है कि हिंदी में आसान भाषा में आप तक जो है बीमारियों के बारे में जानकारी पहुंचाता रहूं, और उसके साथ साथ उनके जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।